नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सावधान, खतरा अभी टला नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हालांकि आप अगर स्थितियों को टटोलेंगे तो समझेंगे कि 2 सालों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में, सभी राज्यों में और हम जिस भी क्षेत्र में जाए वहां पर सामान्य स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन इन सामान्य स्थितियों के बीच में एक बात आपको असामान्य कर सकती है, थोड़ा चौंका सकती है, हैरान कर सकती है, सावधान कर सकती है और सचेत कर सकती है। वो बात यह है कि एक बार फिर से पूरे देश भर में चर्चा हो चली है XE वेरिएंट को लेकर, जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। यानी कि ओमिक्रॉन का BA.1 और BA.2 का ये सब वेरिएंट बताया जा रहा है, जो न केवल देश भर में बल्कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कितना संक्रामक है, कितना घातक है, तो इसको लेकर ग्राफिक्स हम आपको बता दें तो XE वेरिएंट अभी ज्यादा संक्रामक नहीं है। XE वेरिएंट के मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन XE वेरिएंट तेजी से फैल सकता है और यही बात है जो राज्य सरकारों को, भारत सरकार को थोड़ा परेशान कर रही है। तो गंभीर बीमारी अभी तक इस वेरिएंट को लेकर सामने नहीं आई है, तो सरकार की पैनिक नहीं करने की भी अपील है। आप समझिए, सावधान रहें, सचेत रहें और इसलिए हम इस खास कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप समझे कि XE वेरिएंट से जुड़े तथ्य क्या हैं, उससे जुड़े फैक्टर क्या हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं, ताकि ये आपकी नॉलेज के लिए भी हो जाए और अवेयरनेस के लिए भी हो जाए कि सावधान कितना रहना है, कैसे रहना है। और XE वेरिएंट को लेकर जो तमाम स्टडीज की रिपोर्ट सामने आ रही है और इनिशियल तौर पर वो यही है कि सरकार की पैनिक नहीं करने की अपील है और यह भी बताया जा रहा है कि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। तो समझना होगा, सावधान होना होगा। XE वेरिएंट अभी ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे और सारे पहलुओं से आपको अवगत करवाएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यस जी, नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर पंकज वत्स जी। हम कई दफा पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चाहे बात तीसरी लहर के दौरान की हो, चाहे दूसरी लहर के दौरान की हो या फिर पहली लहर के दौरान की हो। लेकिन अब एक बार फिर से एक बात है जो परेशान कर रही है, वो ये है XE वेरिएंट। XE वेरिएंट को लेकर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, सबसे पहले आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है या क्या चीज़ें हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस जो है वो ट्रीटिंग डॉक्टर्स के लिए या वैक्सीन बनाने वालों के लिए या इस पर रिसर्च करने वालों के लिए, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आम व्यक्ति को तो इतना ही समझना चाहिए कि कोरोना किसी न किसी रूप में बार बार उनके घर पर दस्तक देता रहेगा, उनके दरवाजे पर आता रहेगा। समुद्र शांत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लहरें नहीं आएंगी। शांत होता है, लहरें आती हैं और लहरों की गति जो है वो बढ़ती और घटती रहती है। उसी तरीके से कोरोना वायरस भी अगर एक बार आपका पैदा हो गया, बन गया, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी वेरिएंट के रूप में, सब वेरिएंट के रूप में, किसी न किसी रूप में बार बार वो हम तक पहुंचता रहेगा। इसलिए जो हमें बहुत साधारण बेसिक जो चीज़ें बता रखी हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर हम उनका पालन करते रहेंगे तो फिर कोई भी वेरिएंट आए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम घातक वेरिएंट आ रहा है तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खतरनाक वेरिएंट आएगा तभी हमें उसके बचाव के लिए हमें जरूरी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी वेरिएंट, ये ठीक है कि अधिकतर लोगों के लिए घातक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए भी घातक होगा, उनके लिए जानलेवा साबित होगा, तो उनके लिए तो 100% घातक हो गया। और ये मालूम नहीं कि वो किसके लिए घातक होगा, किसके लिए नहीं होगा। इसलिए बेसिक रूल ये है कि कोई भी वेरिएंट, सब वेरिएंट आए, उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, सोच विचार ना करें। और जो बेसिक प्रिकॉशंस हमने लगा रखा है कि आप कभी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। तो ना केवल कोरोना वायरस से, बाकी अन्य वायरसों से भी, बैक्टीरिया से भी आप अपने को बचा पाएंगे, पॉल्यूशन को बचा पाएंगे।
डॉक्टर पंकज, बहुत से सवाल हैं और उन बहुत से सवालों में से एक सवाल ये है कि हम लगातार जिक्र करते हैं, हमने पहली लहर में जिक्र किया, कोरोना का नाम बताया जाता है, दूसरी लहर में जिक्र किया, हमें डेल्टा बताया गया, तीसरी लहर का जिक्र किया तो हमें ओमिक्रॉन बताया गया। अब चौथी लहर को लेकर जो घबराहट, जो भीतर मन में सवाल पैदा हो रहे हैं वो ये है कि अगर सब वेरिएंट है तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि सब वेरिएंट है, BA.1 है, BA.2 है। लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये क्या खेल क्या है। ये कोई खेल नहीं है, ये क्लासिफिकेशन करते हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। उसको जो स्टडी करने के बाद जो जो चीजें लगते हैं और जिस चीज से रिलेटेड होती है चीजें, जैसा जैसा देखते हैं तो एक नामकरण नॉमिनेशन कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो वो उसके स्टडी करने के बाद ही नामकरण किया जाता है। जैसे हम परिवार में भी अगर बच्चे होते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे तो उनका नामकरण करते हैं ना। नामकरण करने के बाद ही पता लगता है कि कुणाल है या प्रवेश है, ये सविता है, तो सविता के नाम से भी पता लगता है कि ये फीमेल है। तो इसी तरीके से नामकरण हम करते हैं, देखकर उसके क्या कैरेक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ से किस किस चीज से म्यूटेट होकर आया है, किस देश में, किस कंट्री में म्यूटेट होकर आया है, और पीछे उसमें कौन कौन सी चीज है, जिससे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स देखकर आइडेंटिफाई कर सके कि इसके कैरेक्टर्स ये होंगे। डॉक्टर पंकज, अगर बात करें, क्या ये मानकर चला जाए, आप लोगों को, दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि सब वेरिएंट ये बताया जा रहा है BA.1 और BA.2, यानी कि ओमिक्रॉन का ही ये सब वेरिएंट है जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि सब वेरिएंट संक्रामक नहीं होते, घातक नहीं होते, जो भी अभी तक इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? नहीं, देखिए, ये एक्चुअली डाटा जब थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं, रिजल्ट्स उसके आ जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन कई बार म्यूटेटेड वायरसेस जो हो वो पहले से ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, और अगर मान लो सबड्यू है तो वो कम घातक होगा। तो ये डिपेंड करेगा, उसका बिहेवियर अभी नोटिस करेंगे धीरे धीरे, जिस तरह के केसेस आएंगे, जिस तरह का उसका संक्रमण होगा, उसको फिर स्टडी करके ही बता सकते हैं हम। पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये प्रति घातक होगा या नहीं होगा। जैसे जैसे वो अपना प्रभाव दिखाएगा, उसको स्टडी करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। डॉक्टर पंकज, बहुत से सवाल हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता गगन सेंगर जुड़ गए हैं पिहोवा से। गगन सेंगर, फिलहाल कोरोना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जिला प्रशासन कितना अलर्ट है? ये सवाल इसलिए चूंकि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को अलर्ट जारी किया है कि आप अलर्ट पर रहें, क्योंकि 5 राज्यों में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक्टिव केसेस की संख्या वहां पर बढ़ रही है। लेकिन बात करें पिहोवा की, तो पिहोवा का जिला प्रशासन, वहां के अस्पताल कितना तैयार हैं व्यवस्थाओं को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना अपने अलग अलग वेरिएंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से कोरोना के जो 2 नए केसेस भारत के अंदर देखे गए, तो इसको लेकर भी देखिए काफी जो स्वास्थ्य विभाग है सतर्क हो चुका है। देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ललित कलसन मौजूद है। हम तो उनसे पूछेंगे किस तरह की तैयारियां जो है पिहोवा के लिए की गई है। जी सर, किस तरह की तैयारियां की गई, जिस तरह से अलग अलग वेरियंट, और जिस तरह से XE कोरोना का एक वेरियंट आया है, तो उसके लेकर पिहोवा में क्या कुछ तैयारियां की गई? जी देखिए, जो वायरस होता है उसका नेचर होता है कि वो अपने आप को बदलता रहता है। जैसे शुरू में सेकेंड वेव में हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट था, उसने बहुत तबाही मचाई। उसके बाद थर्ड वेव में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, और अब ये एक और नया वेरिएंट देखने में आया, जिसको XE वेरिएंट बताया जा रहा है। ये मतलब ये जो वेरिएशंस हैं, ये वायरस का नेचर है, ये तो चलता रहता है। पर इससे मेनली हमें बचाव करना है, और बचाव के जो की पॉइंट्स हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, मास्किंग, और समय समय पर हाथ धोना, डिस्टेंसिंग रखना, और एक बहुत ही और जरूरी फैक्टर है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए। उसके बाद
जो सर जिस तरह से देखिए पेहोवा के अंदर पहले हॉस्पिटल में था, ऑक्सीजन की काफी कमी देखने को मिली थी पूरे प्रदेश के अंदर, तो किस तरह की तैयारियां की गई है पेहोवा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो? देखिए, पेवा में जो है 500 एलपीएम के जो ऑक्सीजन प्लांट, पीएसए प्लांट, वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और रनिंग पोजीशन में है। और 50 बेडेड हॉस्पिटल भी बिल्कुल तैयार है और वो भी जल्दी अंडरटेक कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जैसे हमारे साथ डॉक्टर ललित कलसन मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि एक ऑक्सीजन प्लांट है जो पीओवा के अंदर तैयार हो चुका है और 50 बेड का एक नया हॉस्पिटल भी तैयार हो चुका है और अलग अलग जो टीमें हैं जो पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, जिस तरह से एक्सी वेरिएंट आप अपना प्रकोप ज्यादा ना बढ़ पा पाए। जी जी गगन, अगर बात करें नॉर्मली अगर देखें तो पिहोवा में कितने मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, अगर डेली केसेस की बात करें, और अभी फिलहाल वहां पर एक्टिव केस कितने बताए जा रहे हैं? जी, मैं देखिए डॉक्टर साहब से जानकारी चाहूंगा कि किस तरह के रोज जो नए केस आ रहे हैं और कितनी अभी तक एक्टिव केस है पीओवा के अंदर? अभी तक जो कोविड का कोई भी एक्टिव केस नहीं है, पर टेस्टिंग लगातार जारी है और ताकि इसको जो वेरिएंट को या कोविड के किसी भी पेशेंट को हम डिटेक्ट कर सके, फिर उसको ट्रैक कर सके और उसको इस बीमारी को कंटेन कर सके और रोकथाम कर सके। जी देखिए, अभी तो इनका कहना है कि अभी तक पीओवा के अंदर अभी तक कोई भी केसेस एक्टिव नहीं है और देखा जाए तो टेस्टिंग लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर जो वैक्सीनेशन लगातार लगवाई जाए और देखा जाए तो अब बूस्टर डोज भी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस वेरिएंट से बचा जा सकता है। जी ठीक है गगन, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ लगातार डॉक्टर पंकज जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पंकज, एक सवाल ये भी है कि ब्रिटेन में एक्सई वेरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहां पर स्टैटिस्टिक्स भी सामने आ रहा है कि 10 में से एक व्यक्ति में एक्सई वेरिएंट अब पाया जा रहा है और इसकी रफ्तार भी पहले से ज्यादा देखी जा रही है बढ़ते समय के साथ। लेकिन बात करें विदेशों और हमारे भारत की, तो यहाँ पर लोगों के भीतर आप बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर, इम्यून सिस्टम से लेकर, एनवायरनमेंट से लेकर, इसको लेकर कितना बड़ा अंतर आप मानते हैं और ये कितनी बड़ी वजह होता है कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं ट्रांसमिशन की अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें? देखिए, ये मैंने आपको कहा कि जो कोरोना वायरस है वो संक्रमण का रेट जो है उसका वो अलग तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग रहा है। कभी बहुत तेजी के साथ संक्रमण होता है, कभी धीरे धीरे इसका संक्रमण होता है। तो ये इसके बारे में उसको वायरस को देखकर स्टडी करके नहीं बताया जा सकता, बल्कि उसका जो प्रभाव आ जाता है तो उसके प्रभाव को स्टडी करने के बाद हम ज्ञात कर पाते हैं कि ये तेजी से बढ़ने वाला है या स्लो बढ़ने वाला है। स्वाभाविक रूप से विदेश का और हमारा जो सिस्टम है उसमें काफी अंतर है। वहाँ के वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम अलग है, यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम अलग है। दूसरा, हमारे ही देश में ही अलग अलग प्रांतों में, देशों में अलग अलग तरह के इम्यून सिस्टम है और व्यक्ति टू व्यक्ति ये वेरी करता है कि किसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है। दूसरा, जो वैक्सीनेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि उस कंट्री में कौन सी वैक्सीन दी जा रही है और वो वैक्सीन जो है, जो नया वेरिएंट आ रहा है उस पर कितनी प्रभावकारी है, और हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है जो यहाँ लग रही है वो उस पर कितनी प्रभावकारी है। तो ये बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिनको देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये तो अंतर वहाँ और यहाँ के बारे में अलग अलग तरह की स्टडी की जाती है। वो सिर्फ रेफरेंसेस के रहता है, जो बाहर के जो स्टडी करते हैं वायरसेस कहते हैं वो हमारे रेफरेंसेस के लिए होता है, ताकि हम उसका भी ध्यान रखें, ओवरलुक ना करें उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी, लेकिन हमें तो अपने देश के हिसाब से स्टडी करना होगा। लेकिन डॉक्टर पंकज, दर्शकों के जहन में ये भी सवाल आ रहा है, जैसा कि पहली वेव के दौरान आया था, दूसरी वेव के दौरान भी आया था और तीसरी वेव के दौरान भी आया था। हालांकि अब चौथी लहर आने की कितनी संभावना है इसको लेकर तो कोई डाटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को और हमें सभी को मिलकर लड़ना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि कोरोना अलग अलग स्वरूपों में आकर म्यूटेट होकर हमारे सामने आएगा और अब डाटा भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें वैक्सीनेशन के सक्सेसफुल रेट की, तो चाहे सब वेरिएंट आए या फिर कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट आए, तो उसका सक्सेसफुल रेट कितना रहता है आपके हिसाब से?
देखिए, अभी जो केसेस आ रहे हैं उनसे उनका सक्सेसफुल रेट ये है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना प्रभावित नहीं करेगा, संक्रमित नहीं करेगा। उसका संक्रमण संभव है हर व्यक्ति में, चाहे उसको 2 वैक्सीन लगी हैं, चाहे एक्स्ट्रा एक प्रिकॉशनरी वैक्सीन भी लगी है सतर्कता वाली, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोन है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण कर सकता है। लेकिन उस संक्रमण का प्रभाव कितना होगा, उसके साइन सिम्टम्स कैसे होंगे, वो व्यक्ति को कितनी त्रासदी पैदा करेगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्ति पर और अलग वायरस के ऊपर, कौन से तरह का वेरिएंट आ रहा है। और ये सब पता लगता है जब वो सोसाइटी में आ जाता है, इन्फेक्ट करता है। एक नंबर ऑफ सैंपल केसेस जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, जिसको हम स्टडी करने के बाद ही उसके बारे में निष्कर्ष निकाल पाते हैं और एडवाइजरी जारी करते हैं। लेकिन डॉक्टर पंकज, आप अपने लेवल पर स्टैटिस्टिक्स के आधार पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, या फिर विशेष तौर पर बात करें हरियाणा के अंदर? कोरोना के मामले कम सामने आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ये देखा जा रहा है कि एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़नी शुरू हो गई है। बीते 2 से 4 दिन के भीतर ये देखा गया है, एक्टिव केसेस की संख्या 400 के आसपास हो गई है, जो एक हफ्ता पहले तक 280 के आसपास थी, 250 के आसपास थी। 120 से ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं ये तब से बड़ा है जब से सरकार ने टोटल रिलैक्सेशन दे दी है। पहले सरकार ने कहा था कि सारी चीजों में रिलैक्सेशन है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर आपको मास्क लगाकर जाना ही होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी। बाकी रिलैक्सेशन दे दी, सब कुछ खोल दिया, लेकिन मास्क पर लगाया था। अब जब से ये मास्क हटा दिया है तो उससे और लोग उनका जो खौफ था वो खत्म हो गया है, और अब लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वायरस एटमॉस्फेयर में है तो उनको प्रभावित अवश्य करेगा। इसलिए हमें सरकार ने अगर रिलैक्स भी कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं और अपना मास्क का उपयोग करते हैं तो ये उचित रहेगा, इसी से हमारा बचाव हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि भीड़ भरे एरियाज में काफी भीड़ होने लगी है, बाजारों में बहुत भीड़ होने लगी है और सब खुल गया है, सारा कुछ खुल गया है। तो ऐसे में अगर वायरस विद्यमान है तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा। तो इसलिए सरकार ने बेशक रिलैक्स कर दिया हो, उसके बावजूद भी हम कम से कम बड़ी उम्र के लोगों को, या जो इम्यून कम्प्रोमाइज लोग हैं, या जिनको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि अगर कोई चीज है, तो उनको तो पुनः उनको अपना मास्क जो है वो कवच की तरह इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर पंकज, आपसे एक और सवाल, उसके बाद फिर हम संवाददाता के पास जाएंगे, गगन सेंगर के पास, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज, आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि 18+ को भी अब बूस्टर डोज लगने की इजाजत मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो आप केंद्र सरकार की स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सरकार ने ऐसा महसूस क्यों किया कि 18+ को भी अब बूस्टर डोज लगे? देखिए, ये डिपेंड करता है एक्चुअली, स्वाभाविक रूप से लगनी तो हर एक को चाहिए बूस्टर डोज, लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास लॉजिस्टिक्स कितने हैं, कितनी ड्रग्स हमारे पास है, कितने संसाधन हैं, और उसके बावजूद हम प्रायोरिटी के आधार पे किस सेक्शन को हम डोजेस दे सकते हैं। इसलिए सरकार जो है वो एक्सपर्ट्स की एडवाइजेस लेते हुए, सलाह लेते हुए अपनी नीति को तय करती है। नीति रूप में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट उन्होंने कहा है कि अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको ओपन कर दिया है कि जो सक्षम लोग हैं वो अगर आम लोगों के साथ लग के वहीं पर फ्री वैक्सीनेशन ले रहे थे, अगर उसकी बजाय वो अपनी पेमेंट कर अलग से लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो वहाँ बचेगी वैक्सीन, वो अधिक से अधिक लोगों को जो सक्षम नहीं है पेमेंट करने के, उनको लग पाएगी। तो ये एक नीति चेंज की है उन्होंने, और ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं जो लेने में सक्षम नहीं है वो अपना इंतजार करें, या अपना वहाँ पे जो जिस कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी में लगवाएं। ठीक है डॉक्टर पंकज, आपके पास ये है जी एक्सपर्ट्स का भी। जी डॉक्टर पंकज, अपनी बात रखिए। एक्सपर्ट्स के भी यही मानना है, और हाँ, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि सरकार का भी ये मानना है, चाहे सरकारी डोज हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पैसे देकर डोज लगे, अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द जो है वैक्सीनेट किया जा सके, सतर्कता डोज भी लगाई जा सके। ठीक है डॉक्टर पंकज, मैं आपके पास लौटूंगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता गगन सेंगर भी मौजूद हैं। गगन सेंगर, अगर बात करें
क्योंकि ट्रैकिंग को लेकर सरकार की तरफ से पहले से ही निर्देश है। ट्रैकिंग के साथ साथ आप टीकाकरण भी करें, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए हुए हैं। लेकिन बात करें एक स्टैटिस्टिक्स की, एक आंकड़े की, तो फिलहाल टीकाकरण को लेकर हर रोज का आंकड़ा क्या सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या डाटा निकल के सामने आ रहा है? सर मैं देखिए मेरे साथ डॉक्टर उनसे पूछूं कि किस तरह से जिस तरह से जो वैक्सीनेशन लग रही है तो किस तरह का डाटा भी कितने लोगों को तक वाकई से देखिए जो थर्ड जो वेव थी उसमें ओमिक्रॉन में जो तबाही होनी थी वो वैक्सीनेशन के कारण ही हमारा बचाव हुआ। तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम हुई, क्योंकि उस समय अब तक हमारी जो जो ब्लॉक है उसमें फर्स्ट डोज जो है वो 100% लग चुकी है और सेकंड डोज वो 87% की चल रही है। और अब जिनको 9 महीने सेकंड डोज लगाए हो चुके हैं उनको प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। और अब ये प्रिकॉशन डोज 18+ से सरकार ने प्रोवाइड की है और गवर्नमेंट के लगातार प्रयास हैं कि अपनी जनता को इस महामारी से बचाएं। और मेरी भी ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपनी जो भी ड्यू डोज है वैक्सीन की वो लगवाएं, जल्द से जल्द लगवाएं। थैंक यू। थैंक देखिए यश जिस तरह से बताया कि जो पहली डोज है 100% हो चुकी है और सेकंड डोज है जो 87% हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं दूसरी डोज भी जो लगातार लगाई जा रही है। तो डॉक्टर साहब भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से टीकाकरण लगातार पीओवा के अंदर चल रहा है और देखा जाए तो सैंपलिंग भी लगातार चल रही है पीओवा के अंदर। जी ठीक है गगन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आप इस बात को अपने जहन में रखिए कि सावधान, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन सावधान होने के साथ साथ हमें सामाजिक दूरी का पालन भी करना है, इसको सुनिश्चित करना है और मास्क का उपयोग भी करना है। फिलहाल आप लगातार देखते रहें हरियाणा।